हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ इंडिया कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। कैसे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनने लगा है, सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल चाइना है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको भी पिछाड़ के कैसे इंडिया बनेगा देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लास्टली का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है, देश की लगभग 17% जीडीपी जितनी। कई मेजर सेक्टर्स आते हैं इसमें, जैसे ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। 2.7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है ये डायरेक्टली, जो आगे इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इंडिया का एम हमेशा से रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, जो कि अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन 2030 तक $1 ट्रिलियन के गुड्स हम एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी बना पाएंगे। धीरे धीरे इधर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड बन रही है, एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है स्पीड से। इसमें बहुत पोटेंशियल भी है इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन करने में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ, ताकि हम दुनिया में कंपेटिटिव बन पाएं। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लाती रहती है इसको एनकरेज करने के लिए, मगर फिर भी हम लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वॉर हारते दिख रहे हैं। पहले तो हमें चाइना ने पिछाड़ दिया था, लेकिन अब वियतनाम जैसे छोटे देश भी आगे निकलने लगे हैं। वियतनाम, जिसकी इकोनॉमी महाराष्ट्र से भी कम है, एरिया राजस्थान से भी छोटा है और पॉपुलेशन इंडिया के 4th बिगेस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल से भी कम है, वो 140 करोड़ लोग के इतने बड़े देश को पीछे छोड़ने में कैसे सफल हो रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज आज चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में फैक्ट्रीज लगा रही हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन और ट्रेड वॉर के कारण, लेकिन इंडिया में आकर फैक्ट्री लगाने के बजाय ये वियतनाम, थाईलैंड और ताइवान जैसे देशों में जा रही हैं। नोमुरा रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 के बीच 56 कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज को चाइना से बाहर निकाला, जिसमें से सिर्फ 3 कंपनीज इंडिया में आई, बाकी में से 26 वियतनाम गई, 11 ताइवान में और 8 थाईलैंड में। तो हम आज ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं कि आज भी कंपनीज इंडिया को बाईपास करना चाहती हैं? इनके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा गवर्नमेंट डिसीजंस और पॉलिसीज के ऊपर। जो भी सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा वाले देश हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान वगैरह, उन सबके डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन बढ़ते इनकम लेवल के साथ उधर की कंपनीज ने थोड़े गरीब या कम जीडीपी वाले देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग भेज दी। इससे कॉस्ट भी कम हो गए हर प्रोडक्ट के और कंपनीज प्रॉफिट्स भी बढ़ा पाई अपना। लेकिन उधर के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के एम्प्लॉयमेंट में बुरा असर पड़ा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो पिछले 3-4 दशकों में सामने आया है, वो है चाइना की सक्सेस। मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत वो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, इंडिया से 5 गुना बड़ी। 50 साल पहले चाइना इंडिया से काफी पीछे हुआ करता था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और सब्सिडीज कंपनीज को अट्रैक्ट करने में कामयाब रही, जिससे एक मिरेकुलस ग्रोथ देखने को मिली उधर। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण भी हो पाया है, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स के पास ज्यादा पावर नहीं होती, लोकल लीडर्स के पास कंपनी को अट्रैक्ट करने का इंसेंटिव ज्यादा रहता है और एजुकेशन लेवल भी बेहतर है। एक हंगेरियन इकोनॉमिस्ट निकोलस काल्डो ने यूके से लेकर जापान तक 12 उन कंट्रीज को एग्जामिन किया जिनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था। उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये रिलेशन पाया कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेन इंजन की तरह काम करता है, उसको ऊर्जा देने के साथ स्पीड भी बढ़ाता है उसकी। सारी डेवलप्ड कंट्रीज जब बढ़ रही थी तब इनकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बहुत बड़ा था। यूके की बात करें तो आज भले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनकी जीडीपी का सिर्फ 10% हिस्सा बनाता है, लेकिन 1948 में यही नंबर था 48%। यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग उनकी जीडीपी का 25% से ज्यादा हिस्सा होता था 1948 में, जो आज गिरकर 13% से भी नीचे पहुंच गया है। फ्रांस में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 9% तक गिर गया है, लेकिन एक फायदा हुआ है इससे, हाई स्किल्ड लेबर में बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जगह ज्यादातर सर्विस सेक्टर ने ले ली है। इनकी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा वो बनाती है, यहाँ तक कि डोमिनेट करके रखा है पूरी इकोनॉमी को कई जगह। यूके में सर्विस इंडस्ट्री का 82% हिस्सा है, यूएसए में 80% और डेनमार्क में भी 80%। निकोलस कैलेडोर इस चीज को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से समझाते हैं। होता यह है कि जब कंट्रीज अमीर हो जाती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उनका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो जाता है, इसलिए वो सर्विस सेक्टर की तरफ जाने लगती हैं। जैसे एक फोन बनाना ज्यादा मुश्किल और कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है, उसके सॉफ्टवेयर या ऐप बनाने से, जो कि कई बार ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है फोन से भी। यही कारण है कि सब डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डेवलपिंग कंट्रीज में मूव कर देती हैं। अपने देश में वर्कर्स $5,000 पर मंथ की सैलरी मांगते हैं, तो वही काम
अगर डेवलपिंग देशों में $500 की सैलरी में हो जाए तो वो ज्यादा प्रेफर करती हैं कंपनीज। 1970s में यूएसए और यूरोप की ज्यादातर इकोनॉमीज मैच्योर हो गई थी, तो कंपनीज जब दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्शन सेटअप करने का डिसीजन ले रही थी तब इंडिया का नाम भी सामने आया। बहुत बढ़िया मौका था इंडिया के पास अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड करके इकोनॉमी को डेवलप करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चाइना और इंडिया दोनों ही कंट्रीज आइसोलेटेड थी तब तक, लेकिन अर्ली 1980s से ही दोनों ने अपनी अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे लिबरलाइज करना शुरू किया। मगर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बड़े स्तर पर खोला, जिसके पीछे उनके लीडर डेन शाओपिंग का बड़ा रोल माना जाता है। अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया में आने के बजाय चाइना में जाना डिसाइड किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ चीप लेबर नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था। जब भी कोई कंपनी दूसरे देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो वो एक प्रकार से वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखती है कि लैंड, लेबर, टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का बेटर है, जिससे उनको कम खर्चा करना पड़े उन पर। अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है, टैक्सेस और लैंड बहुत महंगे हैं या फिर लेबर वेल ट्रेन नहीं है, तो भी कंपनीज एक बार तो पैसा इन्वेस्ट कर देंगी, मगर उन्हें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, एक थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा। कंपनीज उसके लिए करप्शन और बैकडोर डील्स करने को भी तैयार रहती हैं हमेशा। चाइना को ये बात समझ आ गई थी कि अगर कंपनीज को अपने देश में बुलाना है तो अपने एसेट प्राइसेस को कम रखना पड़ेगा। इनके लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई, स्पेशल टैक्स फ्री जोन्स भी एस्टैब्लिश किए और अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करना भी शुरू कर दिया। इस चार्ट में रेड वाली लाइन शो कर रही है यूएस डॉलर और चाइनीज युआन के बीच रेट ऑफ चेंज कितना रहा, और ब्लू लाइन यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज के बीच रेट ऑफ चेंज को। इसमें 1981 से 2003 तक युआन का डेप्रिसिएशन तेजी से हुआ है रुपये के कंपैरिजन में। जहां $1 में 1.49 युआन आते थे, तब वही 2004 तक 8.27 युआन आने लगे। इसके कारण कंपनीज को चाइना में 15 से 30% कम दाम पर एसेट्स मिलने लगे, जिससे कई कंपनीज अट्रैक्ट हुई और चाइना में एफडीआई बढ़ी। इस ग्राफ में ग्रीन लाइन इंडिया के अंदर आने वाली एफडीआई और रेड लाइन चाइना की एफडीआई दिखाती है। 1981 में इसकी फिगर 0 थी चाइना की, जो 1993 तक बढ़कर 6.19% हो गई। और आज भी देखें तो हर साल उधर जीडीपी का 4% से ज्यादा एफडीआई इनफ्लो रहता है, जहां इंडिया में 1% भी मुश्किल से क्रॉस हो पाया है। 20 सालों में चाइना इंडिया के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने में सफल रहा है। इसमें एसेट प्राइस के अलावा चाइना में बेहतर हेल्थ केयर और एजुकेशन बताया जाता है, जिससे लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाए। 1981 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 51 ईयर्स थी और चाइना की 64 ईयर्स। उस टाइम पर भी चाइना में लोग इंडिया से 13 साल ज्यादा जी रहे थे। इसका कारण था लोगों का ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना या लाइफस्टाइल और बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसके अलावा सबको प्राइमरी एजुकेशन की सुविधा भी मिलती है, महिलाओं को मिलाकर, जिससे उनकी लेबर फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है। इससे उनकी इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हुई और बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो गए। ऐसी एडवांसमेंट बढ़ती रही जब अगली जनरेशन भी आई। तो वर्ल्ड बैंक किसी भी देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, जिसको 0 से 1 के बीच में रेटिंग दी जाती है। अगर 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को देखें तो इंडिया ने 0.49 स्कोर किया था, जो कि नेपाल और केन्या जैसे गरीब देशों से भी कम था। वहीं चाइना ने 0.65 स्कोर किया था, जो कि उससे भी अमीर देश जैसे चिली और स्लोवाकिया से भी बेटर था। आज चाइना का फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 62% है, जहां इंडिया का सिर्फ 25% है, यानी इधर से दुगने से भी ज्यादा। मतलब चाइना में महिलाएं वर्कफोर्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। यही कारण है कि चाइना में ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 76%, लेकिन इंडिया का है सिर्फ 51%। यानी 15 से 64 ईयर्स के बीच 51% लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और 76% चाइना में। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कम है, जिसे देश के टोटल आउटपुट पर बुरा असर पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना में लेबर ज्यादा है, बल्कि वो प्रोडक्टिविटी के मामले में भी इंडियन वर्कर्स से बेहतर हैं। अर्ली 1970s तक दोनों देशों की लेबर प्रोडक्टिविटी सेम थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा गैप आ चुका है। आज ये ऑलमोस्ट डबल है इंडिया से। इसका एक कारण ये भी है कि आज भी देश में 45% से ज्यादा वर्कर्स अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकलता है, $4 ट्रिलियन जितना। मतलब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अकेले ही इंडिया की पूरी जीडीपी से बड़ा है। दोनों ही मामलों में इंडिया पीछे रह गया। सबसे पहले तो इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में थोड़ी देर कर दी। जहां 1980s में चाइना ने लिबरलाइज कर लिया था, वहीं इंडिया 1992 तक इसे कर पाया। इंडिया तब चाइना से भी आगे था, तो उसे कंपटीशन भी नहीं मानता था, लेकिन वो लगातार रिफॉर्म्स करते चले गए और ओवरटेक कर लिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मिलकर IMF के प्रेशर के बाद इकोनॉमी को खोलना शुरू किया। रेगुलेशंस कम हुए, बिजनेसेस
बिजनेस खोलना आसान बना, टैक्स में छूट दी, जिससे देश की ऑलमोस्ट बैंकरप्ट इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। इसमें इंडियन करेंसी भी 50% से डिप्रिशिएट हुई, जिससे फॉरेन कंपनीज के लिए एसेट प्राइस में कमी देखने को मिली। एजुकेशन के मामले में देश के छोटे राज्यों में अच्छी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो एक प्रोडक्टिव और स्किल्ड लेबर को प्रोड्यूस कर सके। हायर एजुकेशन में भी पिछड़ गया है चाइना से। आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में चाइना की 7 आती हैं, जिसमें से शिंगुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप 20 में है। शिंगुआ यूनिवर्सिटी को तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है पूरी दुनिया में। इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती, IITs 150 के बाद ही आती हैं। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों से कंपनीज चाइना छोड़ के दूसरे देशों में जा रही हैं। इसके भी कुछ रीजंस हैं, जैसे चाइना की बढ़ती पर कैपिटा इनकम। अब वहाँ के वर्कर्स अमीर हो रहे हैं, तो इसलिए वो सस्ते में काम करना नहीं पसंद करते। इसके अलावा उन पर मैन्युफैक्चरिंग की ओवर डिपेंडेंस होने से भी पूरी दुनिया में सप्लाई चेन गड़बड़ा गई थी। जब भी उधर की गवर्नमेंट को डिसीजन लेती तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलता। कंपनीज अब मैन्युफैक्चरिंग को डिसेंट्रलाइज करने लगे हैं, अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट करके, ताकि कोई एक कंट्री उनकी सप्लाई चेन को खराब ना कर सके। और तीसरा कारण है USA और चाइना के बीच ट्रेड वॉर। दोनों एक दूसरे के जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं, स्पेशली ताइवान, जापान और कुछ इंडो पैसिफिक कंट्रीज को लेकर। इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली भी वो लगातार अमेरिका को चैलेंज करते रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट कंपनीज को चाइना छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टम ड्यूटीज बढ़ाकर। तो यहाँ इंडिया के पास मौका है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का और कंपनीज को अट्रैक्ट करने का। इंडिया में और नई फैक्ट्रीज लगे, जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बाहर से कंपनीज आना तो दूर, उल्टा जो फॉरेन कंपनीज पहले भी इंडिया में काम कर रही थी वो भी अभी से छोड़कर जा रही हैं, जैसे अमेरिका की फोर्ड, हार्ली डेविडसन और जनरल। उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में ज्यादा चले नहीं और लॉस में चल रही थी काफी टाइम से, लेकिन यही कंपनीज वियतनाम और थाईलैंड में अपनी जगह बनाने में सफल हो रही हैं। इंडिया इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, स्किल्ड और प्रोडक्टिव लेबर की कमी। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो 193 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 134 है, वहीं वियतनाम की रैंक है 107, जो इंडिया से 27 रैंक ऊपर आती है। इसका मतलब है कि इधर लोगों को इंडिया के मुकाबले ज्यादा बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन की सुविधा मिलती है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी बेहतर है। यही कारण है कि वहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मगर इसका मतलब ये भी है कि इधर वेजेस भी थोड़ी ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की लेबर प्रोडक्टिविटी रैंकिंग में इंडिया 126 पर आता है, वहीं वियतनाम 117 पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट के मार्केट में इंडिया ने रिसेंटली ही एंट्री ली है, वहीं वियतनाम इसमें पुराना खिलाड़ी है। सैमसंग 6 फैक्ट्रीज और एक रिसर्च सेंटर ऑपरेट करती है वहाँ। सैमसंग जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन वेंडर है, उसके लगभग आधे फोन यही बनते हैं। वियतनाम में ऑलरेडी 200 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इसका मतलब है कंपनीज को स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है, ज्यादा ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। दूसरा रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश तो कर रहा है रिसेंटली, लेकिन अभी भी हम इस मामले में काफी पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की स्पीड भी स्लो है जितनी होनी चाहिए उससे। 2024 में इंडिया ने अपनी GDP का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, वहीं वियतनाम की बात करें तो उन्होंने 6.6% लगाया। 2016 तक भी वियतनाम अपने GDP का सिर्फ 2.3% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाता था, मगर उन्हें जल्दी समझ आया कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये करना काफी जरूरी है। धीरे धीरे इंडिया भी इस चीज में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 7 सालों में लगभग 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, और यह फिगर अगले 7 सालों में डबल कर दी जाएगी 143 लाख करोड़ तक, ऐसा प्लान है। बनाते वक्त प्रोजेक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे बने इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान ज्यादा हो सकता है फायदे के कंपैरिजन में। नए खुले एक्सप्रेसवेज में पॉट होल्स बन जाना या ब्रिजेस का गिर जाना बहुत बुरा इफेक्ट करता है पूरी कम्युनिटी को। क्वालिटी के अलावा कई प्रोजेक्ट्स सालों डिले और करोड़ों ओवर बजट चले जाते हैं। इसका मेन रीजन होता है इनकम्प्लीट प्लानिंग और ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्शंस, यानी प्रोजेक्ट के सारे चैलेंजेस समझने से पहले ही उस पर काम शुरू कर देना और ठीक से डेडलाइंस ना बना पाना, जिससे काफी ओवर स्पेंडिंग और अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे 80 से 90% प्रोजेक्ट्स में होता है रेगुलरली, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को प्लान और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो आपको भी पढ़नी चाहिए, हाउ बिग थिंग्स गेट डन बाय बेंट फ्लाइबर्ग एंड डैन गार्डनर। आज इंडिया के टॉप 10 मोस्ट डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से 7 तो रेलवे लाइंस आती हैं, जिसमें से कहीं तो 18 साल से भी ज्यादा से डिले चल रही हैं। लॉजिस्टिक्स और गुड ट्रांसपोर्ट में रेलवे से एफिशिएंट और कोई मोड नहीं है, तो इसको बनाना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने की बात करें तो। तीसरा रीजन है टैक्सेस, सब्सिडीज और रेड टेप। अगर साउथ से नॉर्थ इंडिया सामान भेजना हो तो वो चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 100% टैक्स से है। ये टैक्स रोकता है इंडिया को कम्पीट करने से, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इतना टैक्स नहीं है फ्यूल पर, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी चीप पड़ता है। यही नहीं, इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी भी वियतनाम से दुगनी है, जिससे इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है इधर, और वियतनाम में सिर्फ 5%। इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव हाई इंपोर्ट ड्यूटी रखने का ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरनेशनल कंपटीशन से, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब तक हम इसे कम नहीं करेंगे तब तक फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स नहीं आएंगे, जिससे कंपटीशन डेवलप नहीं होगा और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी नहीं ला पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है इनोवेशन के लिए। इसलिए जनवरी में सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले कुछ मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 10% कर दिया। और आखिरी चौथा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण नए बिजनेसेस को सेटअप करने से पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों से बहुत सारे लाइसेंसेस और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। इनको पाने में भी डिलेज देखने को मिलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसी बेसिक कनेक्शंस लेने में भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन वियतनाम में वन पार्टी सिस्टम है चाइना जैसे, तो वहाँ पर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट ओवररूल कर सकती है मोस्टली। एक स्मार्टफोन एग्जीक्यूटिव ने रॉयटर्स को बताया कि वियतनाम में अगर गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल या लाइसेंस वगैरह लेना हो तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही होता है, एक ही इंसान या डिपार्टमेंट से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक देखें तो इंडिया 63 रैंक पर आती है और वियतनाम 70। मतलब ओवरऑल इंडिया में बिजनेस करना आसान है कंपेयर टू वियतनाम, लेकिन अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वियतनाम में वो ज्यादा आसान है। इसमें वो 115 नंबर पर आती है और हम 136 पर। इन सब के बावजूद आज वियतनाम के पास कुछ जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं जो उसे फायदा पहुंचाती है। वो है चाइना के पास होना, जिससे कंपनीज के लिए रिलोकेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और जो ट्रेड यूएस के साथ होता है वो पैसिफिक ओशन वाले रूट से ही होता हुआ जाता है, तो उसके लिए वियतनाम की लोकेशन सूटेबल है। इंडिया के लिए उनको नया रूट बनाना पड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। ये भी एक माइनर मगर सिग्निफिकेंट रीजन है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से वियतनाम में एफडीआई स्पीड से बढ़ रही है। 2023 में वो $36.6 बिलियन यानी 3.1 लाख करोड़ रुपीस एफडीआई को अट्रैक्ट करने में कामयाब रही थी, एक साल पहले के मुकाबले 22% ज्यादा। लेकिन वहीं पर इंडिया की एफडीआई कम होती जा रही है। 2023 में एक साल पहले से 42% कम एफडीआई देखने को मिली, जो कि अच्छी खबर नहीं है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो। अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह नहीं देख पा रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग वॉर को जीतने में इंडिया को अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी वीडियो देखने के लिए कार्ड को क्लिक करें। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार किस तरह मतलब ये है, बिल्कुल अभी प्रॉब्लम्स भी हैं भारत में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। इस चीज को तुम देखो ना, 1990 के बाद इंडिया में असल जो है ना वो मैं 2000 के बाद। लेकिन आते आते तुम्हें पता है इसमें इंडिया ने जंगें लड़ी, क्या और कुछ नहीं किया। कम्युनिस्ट कंट्री जो होती है ना, वो एक गवर्नमेंट लोगों की सुनी नहीं जाती। इंडिया में आए दिन कोई प्रोटेस्ट इधर एक गवर्नमेंट एक इधर। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म। हाँ, और रही बात देखो चाइना 90s से जो है ना उससे तरक्की करना और असल तरक्की मेरे लिहाज से जो शुरू हुई है भारत की, वो 2014 के बाद हुई है। बिल्कुल, जो सही नजर आई है। और अभी जिस तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है वो आपके तकरीबन खुद सोच लो आप, इन 10 सालों में अगर पहले 5% चीज होती थी ना इंडिया की, वो 80% पे चली गई है, 70% पे चली गई, मतलब 60% डबल हो गई यार। तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी बिल्कुल भाई की बात ठीक है भारत को, जिनको भारत ने ओवरकम। और दूसरी बात ये यार, ताइवान की अगर बात की जाए यार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर ताइवान जितना कंट्री इंडिया होता तो अब तक तो कब का जो है ना वो डेवलप्ड हुआ होता, लेकिन बहुत बड़ा देश है ना यार। भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक इतना विशाल देश है, तो जाहिर बात है इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि मतलब वाकई भाई इतना बड़ा देश हो, उसको हैंडल करना भी फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो टाइम लगेगा, कंट्रीज है जो बहुत टाइम से कर रहे हैं यार। देखो मैं इसमें आपको एक और बात बताता हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट और सब कुछ क्यों इंडिया में नहीं आता था, क्यों ये सब कुछ होता था, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज सीधी बात है वो पहले इंडिया को पसंद नहीं करती थी। ये बात सच है, ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का ज्यादा झुकाव था रशिया साइड पे। अब जो है ना यूरोप हो या वो उसकी कंपनियां क्यों आ रही है, उनको इवन कि ताइवान की कंपनियां भी इंडिया में अभी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो डेस्टिनेशन बेस्ट किस्म की हो। आपका कहना है अपने अकाउंट में बताना बहुत अच्छा।